नमस्कार दोस्तों, मैं शरद तिवारी आपका शरद इको साथ में स्वागत करता हूँ। आज से हम एक नई तरह की बात करेंगे, नई तरीके से बात करेंगे। शरद इको शास्त्र में अब से राजनीति की बातें तो होंगी, लेकिन वो इतिहास और इकोनॉमी को साथ लेकर के होगी। और इसी को रख करके आज हम बात करेंगे छात्र राजनीति पर। ये अभी बहुत ही बड़ा मोमेंट बना हुआ है, लगातार ये जारी है, चाहे वो केरल हो, जंतर मंतर हो या झारखंड हो, पंजाब हो। सभी जगह छात्र आंदोलन अपने-अपने गति से चल रहा है। जहाँ जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है, केंद्र सरकार उग्र आंदोलन के बाद पीछे हट जाती है। वहीं झारखंड में कल लाठीचार्ज हो जाता है। जेएमएम सरकार जो है, इसे दबाने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन में थे। वहां पर झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के जो उसमें अनियमितता है, उसमें भ्रष्टाचार है, नियुक्ति में लेकर के, उसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जंतर मंतर पे नीट के मामले को लेकर के बैठा गया था कि नीट में जो अनियमितता थी उसको लेकर के बैठा गया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। और बाद में केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले भी लिया। हालांकि वो मामला अभी भी आप देखो, संसद को कई दिनों से जो विपक्षी पार्टियां जो है वो बाधित करके रखी हुई है। इसी तरह केरल में भी आप देखो, वहां एक अलग मामला है। वहां है कि नियुक्ति तो हो गई है सबकी, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो वहां पे भी छात्र आंदोलन चल रहा है, वहां घास खाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा। मतलब अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पे चल रहा है। पंजाब में इसी तरह अनियमितता का मामला था कि एग्जाम में जो है ब्लूटूथ लेकर के चले गए कुछ लोग, तो वहां भी कुछ इस तरह का मामला था। तो ये छात्र आंदोलन की एक पूरी की पूरी राजनीति रही है। अब हम इस राजनीति में क्या ढूंढना चाहते हैं? सिर्फ हम क्या ये राजनीति को देखना चाहते हैं कि इसका क्या असर हुआ, ये भी जानना चाहते हैं, या ये हुआ क्यों, ये पीछे कब कब हुआ, इसका इतिहास क्या है, कब से ये शुरू हुआ भारत में, और क्या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आगे चल करके भारतीय राजनीति में। इन सब विषयों को जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे क्या इसमें कहीं पे कुछ आर्थिक पहलू भी है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आर्थिक पहलू की वजह से ये हुआ है, क्योंकि हर एक चीज का रिजल्ट जो है आपको आर्थिक पहलू में ही दिखेगा। तो हम इतिहास को भी जानेंगे और अर्थव्यवस्था को भी जानेंगे इस पे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही, और इस पूरे राजनीति को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं और इस पे बात करते हैं। राजनीति आज की भाषा है, वही हमारा उद्देश्य समाचार से आगे जाकर राजनीति की गहरी समझ बनानी है। अगर राजनीति को जानना है तो सिर्फ राजनीति को जानने से नहीं होगा, इसे इतिहास के चश्मे से भी देखना होगा, क्योंकि इतिहास को जानकर ही हम जान पाएंगे कि आज की राजनीति हमारी सही है या गलत। अगर सिर्फ इतिहास को देखेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। हमें उससे आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम सही हैं या गलत ये हमें अर्थव्यवस्था ही बताएगी। क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। भारत में छात्र राजनीति की शुरुआत करजन से मानी जाती है। उस समय आपको छात्र आंदोलन शुरुआती चरण में था। हालांकि आपको पता है कि अंग्रेज ब्रिटिश जो है दमनकारी थे, उन्होंने इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। और वही नीति अभी भी देखो कि अब सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जाती है। शुरुआत में हर एक सरकार द्वारा, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, ये कोशिश की जाती है, इसे दबाने के लिए बार बार किया जाता है। हालांकि अगर स्वतंत्र भारत में बात की जाए तो ये जो है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में इसकी जो है मतलब शुरुआत आप कह सकते हो कि छात्र राजनीति की शुरुआत आप मान सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई। क्योंकि शुरुआत में जो छात्र राजनीति थी ना, वो इस तरह से माना गया कि एक तरह से कहो कि राजनीति की एक पौध के रूप में, एक पाठशाला के रूप में, कि राजनीति छात्र जो है राजनीति का एक पाठशाला में जाएं और वहां राजनीति सीखें, जो भविष्य के लिए एक राजनेता तैयार कर सके। तो छात्र राजनीति की शुरुआत जो है इस तरह से होती है। अगर आप देखेंगे कि इसका काल जो है 1947 से 1964 तक, ये जवाहरलाल नेहरू के समय में रहा। लोकतांत्रिक छात्र संघों का विकास किया गया, योजनाबद्ध आर्थिक विकास की इस समय शुरुआत हुई थी। मैं आर्थिक स्थिति को भी लेकर के चल रहा हूँ। योजनाबद्ध आर्थिक स्थिति की शुरुआत हुई थी। बड़े राष्ट्रीय छात्र आंदोलन तक ये सीमित रहे थे, मतलब ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि आप इसे उग्र बोल दें या ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा जो उग्र आप मानोगे ना, सबसे बड़ा छात्र आंदोलन का जो मुख्य जो आप मानोगे, वो आया कब?
वो आता है आपका 1965 से 67 के बीच में। इस समय भारत पाक का युद्ध चल रहा था। 1965 में आपको पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत में सूखा और खाद्यान्न संकट बना हुआ था। अब देखो आर्थिक स्थिति से कैसे जुड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा छात्र आंदोलन आर्थिक स्थिति की वजह से हुआ, लेकिन इसी समय छात्रों से संबंधित कुछ घटनाएं घटती हैं और आपको दिखता है कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। अब महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के छात्र जो है एकत्रित होते हैं और आंदोलन करते हैं। और जब ये आंदोलन फैलता है तो आप इसका असर देखते हो, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति से उत्पन्न हुआ है। मैं अब बार-बार आपको कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री के साथ कि 1965-67 में जो आर्थिक संकट आया, तो वो महंगाई और बेरोजगारी के कारण महंगाई आई, क्योंकि खाद्यान्न संकट हुआ तो महंगाई बढ़ना ही था और बेरोजगारी भी बढ़ा इस समय। तो इसने जो है आपको छात्र आंदोलन को उत्तेजित किया और सरकार ने इसे रोकने की भरपूर कोशिश की और लेकिन फिर धीरे-धीरे ये शांत हो गया। उतना ज़्यादा आंदोलनकारी नहीं रहा था। लेकिन अब अगले चरण में अगर जाते हैं तो गुजरात में आपको मामला दिखता है 1974 में। गुजरात में देखिए नवनिर्माण आंदोलन होता है। उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होता है। अब इसका परिणाम क्या होता है इस आंदोलन का? अगर इस आंदोलन को देखें, छात्र इसमें भी आंदोलन करते हैं। इसमें भी बहुत सारी मतलब सरकार तो आपको पता ही है, सरकार पहले इसे रोकने की कोशिश करती है, बाद में जब ये ज़्यादा उग्र हो जाता है, तो बाद में क्या होता है? अब इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ था, जो गुजरात वाला आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, इसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये पहला आंदोलन था जिसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा छात्रों के कारण और विधानसभा भंग हो गई थी। अब इसके बाद अगर आप अगला देखोगे, तो जो सबसे बड़ा फेमस आंदोलन है, वो है जेपी का आंदोलन, जो बिहार में हुआ। यानी गुजरात से आगे आया, वो बिहार तक आंदोलन आया और इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। क्योंकि इसी आंदोलन के बाद आप देखोगे कि आपातकाल इंदिरा गांधी लगा देती हैं। इंदिरा गांधी का आपातकाल इसी आंदोलन के बाद लगता है और पूरा ये आंदोलन जो है छात्र आंदोलन, ये शुरुआत बिहार से होता है लेकिन पूरा देशव्यापी बन जाता है और इस आंदोलन ने भारत की राजनीति में बड़े-बड़े नेता दिए, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो। इस तरह जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले नेता रहे और बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले नेता इसी आंदोलन से आए थे, इस छात्र राजनीति से आए। तो जेपी का आंदोलन, तो इसलिए जेपी जो है छात्र आंदोलन के थे, तो इसलिए जब ये आंदोलन होता है तो छात्र बड़ी अच्छी तरीके से उनसे जुड़ जाते हैं और ये आंदोलन आपको पता है आपातकाल होता है। इसका मैं कारण बता रहा हूँ, आपातकाल होता है और आपातकाल के बाद जो है आपको पता है इंदिरा गांधी की जो बाद में सत्ता चली जाती है, फिर से मोरारजी भाई देसाई की जो है सरकार बनती है। तो यानी छात्र आंदोलन ने फिर से एक बड़ी सरकार, मतलब एक तो पहले आपातकाल लगवाया, आपातकाल के बाद पूरे देश में इसके विरोध में बातें हुई और सरकार चली जाती है। हालांकि ये आंदोलन हुआ क्यों था? ये आंदोलन भी आप देखो तो ये आंदोलन भी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण हुआ था। उसमें भ्रष्टाचार और बेरोजगारी काफी ज्यादा हो गया था। तो इसी कारण से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था। अगर इस आंदोलन की बात की जाए, यानी आपातकाल की बात की जाए, क्योंकि इस आंदोलन पे सबसे ज्यादा वो मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपातकाल के बारे में सभी जानते हैं कि भाई 25 जून को 1975 को ये घोषित किया गया आपातकाल। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब सोचो गिरफ्तारियां हो गई, जितने भी विरोधी पार्टियां थी उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब एक तरह से नहीं, आप पूरी तरीके से कहो कि लोगों को सेंसर कर दिया गया कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सरकार तय करने लगी। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सरकार तय करने लगी। तो ये आपातकाल था। हालांकि बाद में जो है अब ऐसी स्थिति बन गई है कि अब आपातकाल लगाना थोड़ा सा कठिन स्थिति में आ गया। तो ये एक छात्र राजनीति ने एक बहुत बड़ा दिया था, मतलब सरकार को आपात स्थिति में पहुंचा दिया और आपातकाल लगाना पड़ा सरकार को। चलो ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मंडल कमीशन वाला, जो आपको 1990 का था। ये हुआ था जातिगत आंदोलन, एक तरह से आप कह सकते हो आरक्षण को लेकर के। अब इस आंदोलन में आप ये नहीं कह सकते कि ये आर्थिक स्थिति थी। हाँ, आर्थिक स्थिति का एक इसमें आप कह सकते हो एक कारण रहा, आर्थिक स्थिति भी। लेकिन ये ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए किया गया था। आपको पता है कि बीपी सिंह के समय में ये हुआ था और इस समय भी स्थिति भारत की अच्छी नहीं थी। जीडीपी रेट जो है ना, अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेटा की बात करो, जो एक्चुअल में मैं आपको जो भी डेटा दिखा रहा हूँ, वो आरबीआई का, वर्ल्ड बैंक का, आपको ये सबका डेटा आपको दिखाया जा रहा है। तो इस समय जो स्थिति थी ना जीडीपी की, वो बहुत ही कमजोर हो रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था काफी नीचे जा रही थी। अगर आप डेटा को देखो, जीडीपी ग्रोथ को, तो काफी आपको कम दिखता है इस समय। और इन सब स्थिति के साथ जुड़ जाता है जब ये आंदोलन, मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हो जंतर मंतर पे हुआ, नीट में क्या हुआ,
ऐसा नहीं था कि नीट में भ्रष्टाचार पहले से नहीं होता था या जो प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहे थे पहले से। लेकिन अभी क्या होता है कि कोई एक चीज़ जो होता है ना वो जुड़ जाता है और उसके बाद लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। कोई ना कोई मुद्दा जुड़ता चला जाता है। तो इसी तरह से ये नीट वाला मामला हुआ। उसी तरह से जेपी ये मंडल आंदोलन के समय भी हुआ कि हर एक चीज़ एक जगह जुड़ती चली जाती है, तो छात्र जब उसमें शामिल होते हैं, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो बात करते हैं और धीरे-धीरे वो आंदोलन का रूप ले लेता है। तो ये मंडल में हुआ, इसमें ज़्यादा आप आर्थिक स्थिति से इसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि आर्थिक स्थिति का वो कारण नहीं था क्योंकि हालाँकि 1991 का जो आर्थिक संकट है, आप इस मंडल जो विद्रोह है या आंदोलन आप कह सकते हो, उससे नहीं जोड़ सकते। क्योंकि ये मुद्रा विदेशी मुद्रा भुगतान से रिलेटेड है, क्योंकि सरकार ने भुगतान सही तरीके से नहीं किया। सरकार की पॉलिसी चेंज सही नहीं थी और इसी कारण से आप देखते हो कि पॉलिसी चेंज आता है। मनमोहन सिंह के द्वारा जो आर्थिक चेंजेज उदारीकरण लाया जाता है, ये इसी में समय लाया जाता है। तो उदारीकरण आता है और उसके बाद इस स्थिति में आप देखते हो जीडीपी ग्रोथ सरकार मार्केट को खोल लेती है और चेंजेज हो जाता है। इसके बाद 2016 से 2020 की बात आप कर लेते हैं, क्योंकि उस आंदोलन के बाद से ना काफ़ी समय तक कोई आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि पूरे भारत में ही सरकार जो है दल-बदल की रही। जब दल-बदल की स क्या होता है कि किसी भी आंदोलन के लिए अगर आप एक निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि आंदोलन होता क्यों है? तो किसी भी आंदोलन के लिए ना सत्ता में जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, उनका एरोगेंट भी बहुत होता है, कि अच्छा वो होते हैं कि अच्छा मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। जब छात्रों की बात नहीं सुनी जाती, तो वो आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं, सिंपल सी बात है। वहीं जब छोटे-छोटे दल मिल कर के जब एक गुट बना कर के जब सत्ता में आते हैं, तो वो तो पहले से ही गुट में हैं, पहले से ही आप कह सकते हो कि एक संयुक्त रूप से हैं, तो वो ऐसा एरोगेंट बन ही नहीं पाते, क्योंकि एक-दूसरे की खींचातानी उनमें खुद ही जारी रहती है। तो जब खुद ही जारी रहती है, तो वैसी स्थिति में आप उनमें एरोगेंट नहीं होता और इसी कारण से शायद क्योंकि अगर पूरा का पूरा विश्लेषण किया जाए पूरे आंदोलन का, तो सत्ता में जब-जब कोई शक्ति सत्ता में कोई रहा बैठा है, उसी समय इस तरह के आंदोलन हुए हैं। तो उसी तरह क्या हुआ कि आप देखोगे कि मंडल के बाद कोई जो मंडल 1990 के बाद, मंडल आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ और अब जा कर के आप देखोगे कि 2016 यानी कि जो मोदी सरकार जब पूरी तरह से व्यवस्थित हो रखी थी और बहुमत की सरकार चला रही थी, उस समय से आपको 1-2 आंदोलन दिख जाते हैं। हालाँकि छिटपुट आंदोलन है, बड़े आंदोलन नहीं है और सरकार का उसपे कुछ खास असर नहीं हुआ। जीडीपी पे भी कोई असर नहीं हुआ। जैसे कि आप जेएनयू वाला आंदोलन देख लो, आंदोलन हालाँकि उसका छिटपुट रहा, जैसे जेएनयू का रहा, जादवपुर में रहा या फिर आप छोटे-छोटे 1-2 यूनिवर्सिटी में उसका असर आपको दिखेगा, लेकिन ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में आपको उसका असर नहीं दिखता। यहाँ तक कि जेएनयू में आपको असर दिखता है, वही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका असर नहीं दिखता। तो इस तरह के उसमें कुछ छोटे स्तर पे रहा और उसका असर ये भी रहा कि उसमें सरकार की पॉलिसी की भी बात होती है, सरकार किस तरह से उसे हैंडल करती है। हर एक चीज़ों को सरकार दबाने की कोशिश किए करती है। ये बातें होती हैं कि हर एक सरकार ना किसी भी आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है, इस तरह के आंदोलन को, कि वो बढ़ ना पाए। और जिसका असर आप जंतर-मंतर पे भी देखते हो, दबाने की लास्ट में कोशिश की जाती है और दोनों साइड से उग्रता दिखाई जाती है और लास्ट में क्या होता है, सरकार पीछे हट जाती है। इसी तरह आप देखो झारखंड में देखो स्थिति है, वहाँ पे लाठीचार्ज होता है, तो वो भी क्या है? वो भी इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। दबाने की कोशिश सरकार द्वारा शुरुआत में दबाने की ही कोशिश की जाती है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसका कहीं-कहीं जो है मतलब आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि जो जेएनयू में हुआ या फिर सीएए विरोध जो छात्रों द्वारा किया गया, उमर खालिद जैसे हैं, जो अभी जेल में भी हैं। क्योंकि उनकी पॉलिसी में आप देश विरोध की बात करते हो या अलग मैटर है वो। तो इस तरह के कुछ आंदोलन हुए हैं इस बीच में। हालाँकि वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँचा। एक आप जंतर-मंतर को छोड़ दें तो और कोई भी आंदोलन इस बीच में जो मोदी सरकार के इस समय में हुआ है, किसी नतीजे पे नहीं पहुँचा क्योंकि वो किसी सीमित सीमा में वो रह गया। अब अगर आप देखें छात्र नेता के रूप में कौन-कौन से आए, अगर आप पूरे आंदोलन की बात कर लो, तो सबसे बड़े नाम तो जेपी हो जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। आप फिर लालू यादव की बात कर लो, आप शरद यादव की बात कर लो, आप नीतीश कुमार की बात कर लो, आप रामविलास पासवान की बात कर लो। इसी तरह अगर और नेताओं की बात करो जो कि आंदोलन से आए, भले ही वो छोटे आंदोलन से आए, भले ही अभी तक अपने मतलब किसी अस्थायी तो नहीं पा चुके हैं, वो इतने बड़े नहीं हुए लेकिन फिर भी अपना एक स्थान बना चुका है उन्होंने। तो उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी आता है, तो वो भी छात्र राजनीति से आया हुआ है। इसी तरह अब देखो आप ये अभिजीत दीपके का नाम भी काफ़ी ऊपर आ गया है छात्र राजनीति से। तो इस तरह के छात्र राजनीति में आप नेताओं के नाम भी आप देखते हो कि छात्र राजनीति का कितना बड़ा असर है। तो इस तरह अगर आप देखते हो तो आर्थिक संकट से छात्र आंदोलन प्रेरित होता है, उसकी पृष्ठभूमि बनती है, फिर छात्र आंदोलन बनता है और
वो एक राजनीतिक बदलाव करता है। अगर आप एक पूरा क्रम देखो तो आर्थिक संकट एक कारण होता है सबसे पहला, क्योंकि वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर जॉब में अनियमितता हो या कुछ भी हो, ये सभी एक कारण बनते हैं, मतलब आर्थिक होते हैं। वो छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि को बनाता है। फिर छात्र आंदोलन होता है आपका, और वो राजनीतिक बदलाव लाता है। अब राजनीतिक बदलाव के बाद उसका जब राजनीतिक बदलाव होगा तो उसका आर्थिक नीतियों पे भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह से राजनीति इतिहास ने क्या सिखाया, उसके बावजूद भी वही चीज घटी हो रही है, लेकिन उसके बाद लास्ट में रिजल्ट वही का वही आ रहा है। यानी कि दम की नीति अपनाई जाती है सरकारों के द्वारा, सीधे नहीं सुनी जाती, दमनकारी नीति अपनाई जाती है। और एक ही पैटर्न सभी जगह होता है, यानी कि सत्ता में कोई सरकार काफी दिनों से है, तो छात्रों की बात अगर मानो नहीं सुनी जा रही है, तो फिर इस तरह का आंदोलन होता है। तो सरकारें बातें नहीं सुनती है तो आंदोलन तो होगा ही, लेकिन उसके बाद फिर सरकार बात मानती है और फिर एक अपनी बड़ी पॉलिसी में चेंजेस लाती है। तो इस तरह की छात्र राजनीति बहुत बड़ा असर डालती है, आर्थिक भी और राजनीतिक स्तर पर भी। तो इस तरह से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छात्र राजनीति सिर्फ कैंपस तक नहीं रहता सीमित। ये जो है अब अपने अगले स्तर तक पहुंच गया है, और ये राजनीति में बदलाव भी लाता है कई बार, और कई बड़े बदलाव की शुरुआत में इसका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। अब आप इस पे क्या सोचते हो, आपकी इस पे क्या राय है, तो आप लोग इसको कहाँ तक सही मानते हो? आपको क्या लगता है इस पे कि क्या ये आर्थिक रूप से भी चेंज करने वाला छात्र आंदोलन रहा है, या पीछे आपने राजनीतिक रूप से कहाँ-कहाँ पे कुछ नई चीज़ों को देखा है? उन सभी चीज़ों की टिप्पणी करो और हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखो, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।